अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक खुशखबरी है आप सबके लिए, हम सब के लिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम किया, करम किया और एक ऐसी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया जिसके लिए पूरी मीडिया ने और दिल्ली पुलिस ने साजिशें रची थी। और ये खुशखबरी ये है कि तबलीग जमात पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। तबलीग जमात पर सभी आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने गोदी मीडिया पर फटकार लगाई है। और गोदी मीडिया का काम ये था कि 2020 और 21 में लॉकडाउन के दौरान जिस तरह का जहर उन्होंने लोगों के जहनों में भरा था, हिंदू मुस्लिम किया था और तरह तरह की बातें बनाकर आपस में एक दूसरे के दुश्मन बना दिया था। गोदी मीडिया हमेशा से यह करती आई है, लेकिन अल्लाह ने तमाम उसकी साजिशों को नाकाम किया है और इस बार भी ये साजिश नाकाम हुई। कोर्ट ने इस सारे मामलों को रद्द करके उस पर फटकार लगाई है। रवीश कुमार जो एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार हैं, उन्होंने इन सारी बातों का खुलासा किया है अपनी वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि भोले वाले लोग गोदी मीडिया की बातों में ना आएँ और एक दूसरे के दुश्मन ना बने। वीडियो को ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तबलीग जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताने वाले नेता, पत्रकार, संपादक, एंकर और चैनलों के मालिक कहां हैं? मार्च अप्रैल 2020 में तबलीग को लेकर कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती थी। आज जब इससे जुड़ा केस कोर्ट में ध्वस्त हो गया तो सिंगल कॉलम की खबर छापी जा रही है। यह कहानी आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि गोदी मीडिया आपकी जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। कोविड में जब लाखों लोग मर रहे थे बिना इलाज और ऑक्सीजन के, तब गोदी मीडिया क्या कर रहा था? जब मरने वालों की संख्या पर सवाल उठ रहे थे कि सरकार काफी घटा कर बता रही है, तब गोदी मीडिया क्या कर रहा था? क्या आपको पता है कि अब मरने वालों की संख्या कितनी हो चुकी है? 2020 में जितने लोग मरे थे उससे 20 लाख अधिक लोग 2021 में दर्ज किए गए हैं। 26% ज्यादा। 20 लाख मरने वालों की संख्या कहां से आ गई? क्या कोविड के कारण यह संख्या बढ़ी है? लेकिन इस खबर पर भी बहस नहीं हुई और ना तब इसकी संख्या को लेकर बहस हुई। लोग मर रहे थे, उससे आपका ध्यान हटाना था तो गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने लग गया। आज बिहार में लोगों के वोट के अधिकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकर अकबर के महान होने या ना होने पर फैसला सुना रहे हैं। 2020 में जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा तब कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपकी तैयारी क्या है? भारत उस वक्त टेस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस समय भारत एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने लग गया या भारत को उसकी तरफ धकेल दिया गया जिसका महामारी से कोई लेना देना नहीं। गोदी मीडिया ने अस्पतालों की तैयारियों की चर्चा छोड़कर तबलीग जमात को कोरोना के संक्रमण के लिए जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। देखते देखते देश में नफरत की आंधी फैल गई। थर्ड क्लास टीवी चैनलों पर इस तरह की हेडलाइन चलने लगी। कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, जमात से गिरे रोहिंग्या पर अटके, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, कोरोना की आग में जमात का घी, लॉकडाउन का दुश्मन है जमाती, मरकज की जिद बनी महामारी। मरकज दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीग जमात का मुख्यालय है। यहां मार्च के महीने में 9,000 से अधिक कार्यकर्ता दुनिया भर से जमा हुए थे। बड़ी संख्या में भारत के ही सदस्य थे, मगर अच्छी खासी संख्या विदेशों से आए लोगों की भी थी। अपने अपने देश लौट जाते, लेकिन तभी 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन हो गया, हवाई उड़ानें बंद हो गईं। हमने यह वीडियो यह बताने के लिए बनाया है कि कैसे गोदी मीडिया आपके भीतर नफरत की आग को जलाए रखने का खेल रचता है और इस खेल में सरकार, पुलिस सब शामिल हो जाती है। गोदी मीडिया तो होता ही है, समाज का बड़ा हिस्सा भी शामिल हो जाता है। लेकिन जिस दिल्ली से कोरोना के शुरुआती दौर में तबलीग के नाम पर नफरत की आंधी चलाई गई,
उसी दिल्ली में इससे जुड़ी 3000 पन्नों की चार्जशीट खारिज हो गई, डिसमिस हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तबलीग जमात के 70 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर और 3000 पन्नों की चार्जशीट डिसमिस कर दी है। अब आप सोचिए, एक झूठ को रचने के लिए पुलिस से लेकर कोर्ट का कितना समय खराब किया गया। इस मामले में 25 से 30 बार सुनवाई चली होगी। मार्च अप्रैल के महीने में दिल्ली पुलिस ने तबलीग जमात से जुड़े 900 से अधिक लोगों को पकड़कर क्वारंटीन में डाल दिया था। 14 दिनों के बाद जमात के भारतीय सदस्यों को जाने दिया गया, लेकिन विदेशी नागरिकों को रोक लिया गया। इसी बात को लेकर जब आशिमा मंडला ने याचिका दायर की और सवाल उठाया कि आप किसी को भी 14 दिनों से ज्यादा क्वारंटीन में कैसे रख सकते हैं, इन्हें रिहा किया जाना चाहिए, उसी वक्त रातों रात दिल्ली पुलिस ने 955 लोगों के खिलाफ 48 चार्जशीट दायर कर दी थी। तब हमें पता चला कि ये लोग इनके अगेंस्ट ओवरनाइट ही चार्जशीट हो गई। तो उस टाइम पर दिल्ली पुलिस ने 48 चार्जशीट्स ओवरनाइट फाइल कर दी 955 फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट। सो वो चार्जशीट्स को लेके जब हम साकेत कोर्ट में ये मैटर लगा बिफोर द लर्नेड CMM, सो उसके अंदर 2 ऑप्शन दिए गए दैट या तो आप ट्रायल फेस करें या आप कुछ फाइन दे के आप अपने गिल्टी प्लीड कीजिए और आप अपना वापस अपनी कंट्री आप जा सकते हैं। तो उस टाइम पर जो लोग उनको महफूज लगा कि वो यहाँ रहकर ये ट्रायल कंटेस्ट कर सकते हैं, तो वो 44 लोग वापस रहे और बाकी 908 लोगों ने सिर्फ फ़ाइन देकर, और वो फ़ाइन था क्या तो 5000 पर पर्सन से लेकर 10,000 पर पर्सन तक गया। तो उसमें लाखों रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को फ़ाइन की तरह दिए गए, इसी के लिए ताकि वो लोग अपने घर जा सकें, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल्स उस समय अपने घरों में भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये लॉकडाउन ने तो वर्ल्ड वाइड सबको अफेक्ट किया था। तो कई लोगों का ये मानना था कि वो यहाँ रहकर ट्रायल और फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कितने महीने या कितने साल लगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। सो जो वो ट्रायल जिन 44 लोगों ने करा उनको तो प्योर एक्विटल मिला। ये माना गया कि उनके अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको आज तक कभी चैलेंज नहीं करा। अखबारों में कितना कम छपा है जैसे कोई मामूली बात हो, लेकिन आशिमा की बातों से कितनी डिटेल निकल कर आ रही है। कोर्ट के आदेश के बाद जब तबलीग के सदस्य अपने देश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से कोविड से जुड़े एक दूसरे मामले में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। जिस आरोप में रिहा किए गए हैं, उसी प्रकार के आरोप में उनके सामने नई एफआईआर पेश कर दी गई। 28 एफआईआर, जिनमें 198 लोगों को आरोपी बनाया गया। घरों में सभी अपने परिवार के साथ रह रहे थे, हम और आप जैसे रह रहे थे, लेकिन जिस किसी ने भी तबलीग के सदस्यों को अपने घर में जगह दी, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। यह कोई अपराध नहीं था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सारी याचिकाओं को एक जगह जमा कर साकेत कोर्ट से सुनने के लिए कहा। वहां विदेशी नागरिक तो बच गए, लेकिन जो भारतीय नागरिक थे जिन्होंने तबलीग के लोगों को शरण दी थी, उन पर मुकदमा चलने लगा। लर्नेड साकेत कोर्ट ने 2 उस टाइम पर फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी, पर उन्होंने जो इंडियन नेशनल्स, जिन लोगों ने एक्चुअली उन फॉरेन नेशनल्स को उस टाइम पर एक शेल्टर के माध्यम से उनको सिर्फ रहने की जगह दी, उनके ऊपर केस चला दिया, ये बोल के कि आपने दिल्ली गवर्नमेंट का वो एक ऑर्डर को वायलेट किया है। जबकि वो ऑर्डर, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो ऑर्डर कहता था आप किसी भी टाइप की कॉन्ग्रीगेशन नहीं कर सकते, मतलब कि आप कोई भी, जैसे कोई धार्मिक कोई फेस्टिवल या लोगों को इकट्ठा करके आप उस समय कोई भी जैसे आप कहते हैं कि कोई जगराता कर रहा है या कोई किसी तरीके के कोई धार्मिक आप एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रह नहीं सकते एक जगह पे। इनफैक्ट इन 16 FIRs जो कल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वॉश करी हैं, उन 16 FIR में से 3 ऐसी FIR हैं जो इंडियन नेशनल्स के अगेंस्ट करी गई हैं अपने घरों में लोगों को रखने के लिए, क्योंकि जमात के रूल्स के हिसाब से जो फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो मस्जिद में नहीं रह सकती हैं।
तो उन औरतों के लिए कई लोगों ने अपने घर में उनको वेलकम दिया कि आप आके यहाँ रहिए। तो उन होम ओनर्स के अगेंस्ट तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, ये बोल के कि आप अपने घर में कैसे किसी को रख सकते हैं। तो ये सब लेते हुए हमने फिर इंडियन नेशनल्स, जो ये 70 इंडियन नेशनल्स हैं, इनको लेके हमने दिल्ली हाई कोर्ट में 2021 में ये 16 क्वेश्चन पिटिशंस डाली थी। एंड जैसे चार्जशीट के एफआईआर एंड चार्जशीट के अंदर 2 ही एलिगेशंस हैं। एक, जैसे मैंने समझाया कि आपने इनको रहने की जगह क्यों दी, और दूसरा उनका मानना है कि क्योंकि आपने उनको रहने की जगह दी, इससे कोविड का स्प्रेड हुआ है। बल्कि आप ये देखेंगे, ये ताज्जुब की बात है कि चार्जशीट के अंदर एक भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि इनमें से एक भी पर्सन को एट एनी टाइम कोविड था। तो आप कोविड की डिजीज़ को फैला कैसे सकते हैं अगर आप खुद कोविड पॉजिटिव नहीं हैं? ऐसे तो हम लोग भी अपने घरों में लॉकडाउन के अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे थे। तो अगर एक घर के अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि कोई उसमें ऑर्डर वायलेट हुआ है। सो ये चीज़ें हमने दिखाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन पिटिशन डाली थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में राहत मिल गई है। दिल्ली पुलिस की सारी चार्जशीट रद्द हो गई। इतना बड़ा फैसला और अखबारों में साधारण तरीके से खबरें छपती हैं, एक एक बात नहीं बताई जाती जिससे इन खबरों की गंभीरता का पता चले, चुपचाप छपती हैं, किसी की नजर ना पड़े। इसी तरह कोविड के समय ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ झूठ फैलाया। मीडिया ने हफ्तों झूठे आरोप लगाकर कवरेज किया, बाद में सब कुछ झूठ निकला। अब तबलीग जमात के समय का सारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है। समाज में भयंकर तनाव फैला था। लॉकडाउन के कारण प्रशासन को दिक्कतें इसलिए नहीं आई, लेकिन लोग जहर के असर में खतरनाक होने लग गए थे। जगह जगह से खबरें आने लगीं, तबलीग के नाम पर गरीब मुसलमानों को पकड़कर मारा जाने लगा, मुसलमानों को सोसाइटी में सब्जी बेचने से रोका गया, उन्हें अपनी पहचान उजागर करने पर मजबूर किया गया, आधार नंबर मांगे गए, ठेले गिरा दिए गए, दुकानदारों के बहिष्कार के व्हाट्सएप मैसेज वायरल होने लगे, ऐलान होने लगा किससे फल लेना है, किससे बाल कटाना है, किससे नहीं। थूकने और संक्रमण के फर्जी वीडियो वायरल किए गए। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे कई 100 फर्जी वीडियो का फैक्ट चेक किया। मीडिया स्कैनर नाम की एक और संस्था है, उसने भी तबलीग के कवरेज के दौरान 1 महीने में 69 वीडियो का पर्दाफाश किया जिनके जरिए झूठ फैलाया जा रहा था। मीडिया स्कैनर ने तब बताया था कि इन वीडियो से जो माहौल बना उससे मुसलमानों के खिलाफ हमले की 28 घटनाएं हो गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एसोसिएट प्रोफेसर जोयोजीत पॉल हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने कोविड के दौरान मीडिया कवरेज पर कई प्रकार का अध्ययन किया, दिखाया कि कैसे मीडिया ने कोविड की चर्चा में अस्पताल और जांच के सवाल को एक तरफ सरकाकर भ्रामक खबरें फैलाईं और दूसरे मुद्दों की बहस करके असल सवालों को पीछे धकेल दिया। जोयोजीत पॉल ने जब न्यूज और सोशल मीडिया के डिबेट का संकलन किया और उनके टॉपिक्स को कीवर्ड के हिसाब से जांच की तो सामने आया कि 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के समय मीडिया में संक्रमण को लेकर चर्चा नहीं चल रही थी, बल्कि मुसलमानों को लेकर चर्चा होने लगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल 16 चार्जशीट रद्द नहीं की है, बल्कि उस चार्जशीट में ऐसा क्या था यह भी तो सोचिए कि कोर्ट में टिक नहीं पाई। यह कोई नहीं बता रहा, बल्कि यही आपको बताना चाहिए। इसके बारे में एक तरह से हम सोच सकते हैं कि जब तबलीगी जमात वाली कहानी निकली तब लोगों को डर था कि ये कोविड बीमारी क्या है, इससे कैसे आदमी पर असर पड़ता है। उन्हें ये डर था कि जिसे बीमारी हो जाती है वो मर जाएंगे, तो ज़्यादा डर होने से लोग मिस इन्फॉर्मेशन को मानने को ज़्यादा तैयार होते और इसमें पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ एक किस्म का वातावरण तैयार किया गया था, जहाँ पर जो खराब हो रहा है समाज में वो उस पर हम डालने को तैयार थे। तो ये तीन जो साथ में आ गए, ये आप देखते कि इसीलिए तबलीगी जमात पर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने स्प्रेड किया, तो लोग बहुत जल्दी से ये मानने को तैयार हो गए। आपको ये वीडियो देखना चाहिए और दूसरों को भी दिखाना चाहिए कि जिस गोदी मीडिया के झांसे में आप अभी भी आते हैं
वो आपके साथ समय समय पर क्या खेल खेलता है। गोदी मीडिया का नाम मैंने यूं नहीं दिया, यह भारत के लोकतंत्र के साथ बड़े स्तर पर अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के गिरोह का नाम है, जिसमें केवल यही नहीं है कि पत्रकार एक राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान हो गए हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि गोदी पत्रकार जनता को झूठ और प्रोपेगेंडा के नाम पर नफरती बना रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह मतलब है गोदी मीडिया होने का। उस समय के कई बड़े पत्रकारों के थंबनेल घूम रहे हैं, ये थंबनेल नहीं, उनके अपराध के दस्तावेज हैं। आप भूल गए होंगे हिंदू बिजनेस लाइन अखबार में छपे इस आर्टिकल को फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी की सौंदर्या अय्यर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डिवेचा सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज के शोइबाल चक्रवर्ती ने 20 मार्च से 27 अप्रैल के बीच तबलीग को लेकर छपी खबरों का अध्ययन किया। इतने कम दिनों में 271 मीडिया प्लेटफॉर्म से तबलीग को लेकर 11,000 से अधिक रिपोर्ट छपी थी। 11,000 से। अकेले 2 अप्रैल को तबलीग के बारे में 1451 न्यूज आर्टिकल छापे गए। कल्पना कीजिए किस रफ्तार से तबलीग को लेकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। कब? तब जब चर्चा मेडिकल की हालत पर होनी चाहिए थी, लोगों की जिंदगी से जुड़े सवालों पर होनी चाहिए थी, खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह एक नया दुश्मन खोजा गया जिसका नाम रखा गया तबलीग जमात, और महामारी के बीच इस्लामोफोबिया की महामारी को और बड़ा कर दिया गया। इसलिए कहता हूं गोदी मीडिया को उसके अलग अलग अपराधों से पहचानिए। यह केवल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चुप नहीं होता, उनकी सेवा में सवालों को नहीं उठाता, बल्कि तरह तरह के अपराध करता है, फेक न्यूज फैलाता है। गोदी मीडिया का नाम इसलिए रखा क्योंकि उसका जो भी अपराध है उसकी तुलना आप किसी और राजनीतिक व्यवस्था के मीडिया से नहीं कर सकते। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। हर दौर में मीडिया सत्ता के आगे झुका है, लेकिन किसी भी दौर में मीडिया ने मरते हुए लोगों को उनके हाल पर छोड़कर उल्टा समाज को नफरत में झोंकने का काम नहीं किया। इसलिए हम आज तबलीग पर यह वीडियो बना रहे हैं, ताकि एक बार फिर से आप देख सकें कि कोविड के समय की गोदी मीडिया की 2 बड़ी स्टोरी, तबलीग और सुशांत सिंह के मामले में क्या हश्र हुआ, और इनसे बड़ी स्टोरी थी कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए, अस्पताल में भर्ती नहीं हो सके, दवा नहीं मिली, मर गए। अपने देखने वाले दर्शकों से ऐसी गद्दारी मीडिया ने भारत के किसी भी राजनीतिक दौर में नहीं की। आप बताइए अगर की है तो। इसी गोदी मीडिया के दबाव में दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीग जमात के मुख्यालय को लेकर तरह तरह की खबरें छपी। सैकड़ों लोग 2-2 महीनों के लिए जेल में डाल दिए गए। डिफेंस कॉलोनी का एक निवासी केस करने चला गया अपने ही मुस्लिम गार्ड के खिलाफ। उसे संदेह हो गया कि तबलीग के कार्यक्रम में गया था। यह असर था उस वक्त तबलीग जमात को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से। मामला हाथ से निकल रहा था, कोई भी किसी को टारगेट करने लगा था। तब जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जो मीडिया संस्थान कोविड संक्रमण को तबलीगी जमात से जोड़कर सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अक्टूबर 2020 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की बेंच के सामने इसकी सुनवाई हो रही थी। बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में हलफनामा दायर करने के लिए कहा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक जूनियर अधिकारी ने हलफनामा जमा करा दिया। हलफनामे में साफ साफ जवाब नहीं दिया गया, उल्टा यह कह दिया गया कि खराब रिपोर्टिंग का कोई मामला सामने ही नहीं आया। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, आप इस तरह से कोर्ट के साथ पेश नहीं आ सकते। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था, तबलीगी जमात में कोविड के संक्रमण की घटना और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं तथ्य की बात हैं, और इन तथ्यों पर आधारित न्यूज रिपोर्ट को सेंसर नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि जो मीडिया परसेप्शन हो जाता है, अब मोस्टली लोग ये बात समझते नहीं हैं कि मीडिया में आपको एक्चुअली जो कोर्ट का रिकॉर्ड है, एविडेंस, जब तक वो सामने नहीं आए, आप सिर्फ एक पॉपुलर ओपिनियन पे
इन अ नेगेटिव लाइट अगर किसी चीज़ को भी दिखाएंगे, सो उसका इम्पैक्ट तो ना कि उस चीज़ की ट्रायल पर भी हो सकता है और लोगों पर तो होता ही है। एंड इनफैक्ट इसमें कितने लोग हैं जो इवन तो हमारे पास पिछले 4 साल में ट्रायल पे स्टे था, पर हर छोटी छोटी चीज़ में दिक्कत आती है। जैसे कि अगर किसी को जॉब लेने जाना है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस है। कितने ऐसे लोग थे जिनका पिछले 4 साल में उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। सो ये सब चीज़ें और हर बार हर डेट पे कोर्ट आना, वो अपने आप में भी एक चीज़ है जो आपको खुद से बहुत परेशानी होती है। और इसमें कितने लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स थे। सो ये सारी चीज़ों का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिफोर मीडिया जाके कोई ये चीज़ और अपना वर्डिक्ट दे दे किसी को गिल्टी करार करते हुए, तो थोड़ा बहुत ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एक्चुअल केस के फैक्ट्स हैं वो भी देख लिए जाएं। लेकिन दिल्ली के मामले में सब कुछ झूठ निकला। तबलीग जमात के सदस्यों के आगे चार्जशीट में कोविड पॉजिटिव लिख तो दिया गया, मगर एक भी मामले में मेडिकल का प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया गया। क्यों? इसलिए हम उस समय की सारी बातों को आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप देख सकें कि आपके साथ कितना बड़ा छल हुआ। आपको नफरती बना दिया गया जबकि आप थे नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में तबलीग जमात के खिलाफ 16 चार्जशीट डिसमिस हुई है। इस पूरे मामले की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। आप सोचिए किस आधार पर आरोप लगाए गए। समाज में नफरत का माहौल बनाया गया और उसकी आड़ में पुलिस लोगों को जेल में डालने लगी। लेकिन तबलीग के खिलाफ पहली बार केस खारिज नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई मामलों में केस अदालत में टिक नहीं सका। महाराष्ट्र के अहमदनगर की अलग अलग जेलों में तबलीग के नाम पर कई लोगों को बंद कर दिया गया। 2-2 महीने तक लोग जेल में रहे और यह सब गोदी मीडिया के बनाए माहौल की आड़ में किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस टीवी नलवाडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर की बेंच ने भी अगस्त 2020 में तबलीग के 35 सदस्यों के खिलाफ 3-3 एफआईआर रद्द कर दी। इनमें से 29 तंजानिया, फिलीपींस और यूक्रेन से आए थे। इन्हें कोरोना फैलाने के आरोप में तमाम धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तब कहा, और आप गौर कीजिए, दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि यह विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। अगस्त 2020 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था, तबलीग के कार्यक्रम में आए विदेशी यात्रियों ने वीजा शर्तों को नहीं तोड़ा। वे धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे, ना धर्मांतरण कराने आए थे। इसी तरह का आदेश कर्नाटका हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट से भी आया और कई एफआईआर को रद्द कर दिया गया। सरकार ने अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यह सब आरोप लगाए थे जिसे अदालत ने नहीं माना। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन मीडिया के साथ दोषी कई और भी थे। तबलीग के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने में सरकारें भी शामिल हो गई, जबकि उसी समय तमाम मंदिरों में लोग जमा हो रहे थे। कर्नाटका के कलबुर्गी में मंदिर में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। 10 मार्च को देश में कोविड से पहली मौत कर्नाटका के कलबुर्गी में ही हुई। लेकिन इस तरह के धार्मिक जमावड़े और राजनीतिक सभाओं को लेकर कोई हंगामा मीडिया ने नहीं किया। यह वही समय था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई। जिस समय महामारी से लड़ने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए एक सरकार को चलते रहने देना चाहिए था, उसी समय सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनती है और इसकी खुशी में एक सभा होती है, लेकिन विलन बनाया गया केवल तबलीग को। उन्हें पकड़कर क्वारंटीन में डाला जाने लगा। इसके सदस्यों को, तबलीग के सदस्यों को देश भर से खोज खोज कर पकड़ा गया। टीवी पर उन्हें इस तरह से दिखाया जाने लगा कोई अपराधी हैं,
तबलीग के लोग कोरोना फैला रहे हैं। उस समय यानी मार्च अप्रैल 2020 में बड़ी संख्या में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने लगे थे। कोई मदद नहीं मिल रही थी, बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। वो इस महामारी की पहली मानव त्रासदी थी, तबलीग जमात के नाम पर छिपा दी गई। गोदी मीडिया तबलीग के बहाने नफरत फैला रहा था। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग से जुड़ी संख्या का अलग से जिक्र करने लगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने तबलीग को कारण बता दिया। फिर क्या था, गोदी मीडिया को बहाना मिल गया कोरोना की तैयारियों को छोड़कर नफरत फैलाने का। 1800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है तो केसेस बढ़ना स्वाभाविक है। इसके तहत ही मैं फिर सभी से ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी डायरेक्शंस हैं, वो यही हैं कि किसी भी तरह का कांग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए, धार्मिक सभाओं को अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोचिए, गोदी मीडिया ने आपको ऐसे कितने प्रोपेगेंडा में उलझाया होगा जिसका कोई अता पता नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच हुई, इसलिए पता चल गया। तबलीग का मामला कोर्ट पहुंचा, इसलिए पता चल गया। जो मामला कोर्ट पहुंचा ही नहीं, उनका क्या। कोविड के समय गोदी मीडिया ने जो अपराध किया, उस अपराध का केवल एक चेहरा नहीं है। लोग मर रहे थे, गोदी मीडिया ने परवाह नहीं की। कितने लोग मर रहे थे, इस सवाल को कभी नहीं उठाया। आप उस समय के अखबारों और चैनलों के वीडियो निकालकर देखिए, पता चलेगा गोदी मीडिया आज भी वही कर रहा है, उसी तरीके से कर रहा है। गोदी मीडिया माफी नहीं मांगता, प्रायश्चित नहीं करेगा। उसे पता है कि लोगों को याद नहीं। और अब मीडिया इस खबर पर बहस नहीं करेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 3000 पन्नों की चार्जशीट रद्द कर दी और पूरा केस हवा में उड़ गया, झूठ पकड़ा गया। जो अपराधी हैं वह अपने अपराध पर कैसे चर्चा करेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप गोदी मीडिया के अपराधों पर लगातार चर्चा करते रहिए और इस लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सतर्क रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।